नमस्ते बच्चों, आज की डेट लगाओ। यहाँ पर दो लेक्चर में स्किप कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 20 एंड 21। वो पेपर डिस्कशन के थे, सप्लीमेंट्री 2014 का पेपर डिस्कस किया था। तो सीधे कोर्स कंटेंट में लेक्चर नंबर 22। लास्ट जो तुमने पढ़ा था वो पढ़ा था कलर कोडिंग ऑफ कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस इस बैच में। तो कलर कोडिंग में लास्ट बैच में प्रेजेंट करूँ। तो लास्ट जो तुमने एग्जांपल किया था, कोई एग्जांपल नहीं किया था, सॉल्व एग्जांपल, ठीक है, खाली कोड लिखे थे। तो उसको कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल देखेंगे कैसे हम कलर कोडिंग के बेसिस पर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहली तरह का क्वेश्चन, तुमको रेजिस्टेंस में मार्क रिंग के कलर दिए जाते हैं और उससे तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, इसमें जो रिंग्स मार्क्ड हैं वो सपोज रेड, ऑरेंज, येलो एंड गोल्डन है। तो तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कोडिंग सिस्टम के हिसाब से। फर्स्ट रिंग का कलर फर्स्ट डिजिट देगा, रेड के करस्पॉन्डिंग 2, ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग 3, येलो के करस्पॉन्डिंग 10 की पावर मल्टीप्लायर मिलता है हमको 4 प्लस माइनस, गोल्डन से मिलती है टॉलरेंस, जिसको हम किलो में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 230 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ और 10 की पावर 3 को लिख सकता हूँ किलो। 230 किलो प्लस माइनस 5%, इसकी वैल्यू होगी। कोई रेजिस्टेंस कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा वो तीसरे रिंग से पता चलता है। जैसे सेकेंड एग्जांपल, मान लो रिंग्स के कलर्स का सीक्वेंस है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक एंड सिल्वर। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस होगा, ग्रीन से 5, ब्लू से 6, ब्लैक से 10 की पावर मिल रही है हमको 0, ब्लैक का कोड 0, प्लस माइनस सिल्वर से 10%। तो ये जो रेजिस्टेंस हुआ ये हुआ 56 ओम प्लस माइनस 10%। तो इससे जो इंटरप्रेट करना है तुमको, जो समझना है वो समझना है कि जो थर्ड रिंग होती है ये क्रिटिकल होती है। थर्ड रिंग डिसाइड करेगी कि रेजिस्टेंस बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, छोटा होगा या बहुत छोटा होगा, क्योंकि थर्ड रिंग के कलर के कोड से हमें मल्टीप्लायर मिल रहा है। तो तुमने देखा यहाँ पे ब्लैक है, ब्लैक है तो ये रेजिस्टेंस छोटा है, स्मॉल है। अगर ब्लैक की जगह गोल्डन होती, थर्ड रिंग गोल्डन हो सकती है, सिल्वर हो सकती। अगर ये गोल्डन होती तो 10 की पावर -1 आता, और 10 की पावर -1 आता तो ये हो जाता 5.6 और छोटा। और अगर ये सिल्वर होती तो 10 की पावर -2 आता, और -2 आता तो ये और छोटा जाता है, 0.56 तक। तो थर्ड रिंग क्रिटिकल होती है, जो डिटरमाइन करती है रेजिस्टेंस बड़ा होगा या छोटा होगा। दूसरी तरह का जो सवाल आता है इसमें, तुम्हें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती है, कलर कोड पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लिख सकते हो, फाइंड द सीक्वेंस of colors of the rings for the following resistances। तो कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, उसमें तुम्हें रिंग्स के कलर्स का सीक्वेंस निकालना। तो वो कैसे निकालें? पहली वैल्यू है सपोज 280 किलो, जगह छोड़ देंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग करेंगे। दूसरी वैल्यू है सपोज 150 ओम। तीसरी है 5.6 मेगा ओम। चौथी है
102 ओम। इसमें मैंने टॉलरेंस को स्किप कर दिया है, यानी सभी के लिए तुम टॉलरेंस क्या मान सकते हो, जैसे तो ±5% है। अगर टॉलरेंस ±5% है तो ये तय हो गया कि जो चौथे रिंग है वो गोल्डन है। तो हम बाकी की बच्चे हुए 3 रिंग की बात करेंगे खाली। तो ऐसी सिचुएशन में 280 किलो ओम के लिए मुझे कलर कोड जनरेट करना है, तो पहले मैं इस फॉर्मेट में इसको लिखूंगा, यानी 2 डिजिट, बाकी सब 10 की पावर में। तो एक तो 10 की पावर 3 किलो से आ रही है और एक 0 से 10 की पावर एक और मिल गई, तो कुल मिला के हुआ 10 की पावर 4। तो मैं कोड जनरेट करता हूँ, तो मैं देखता हूँ 2 के कोरस्पॉन्डिंग है रेड, 8 के कोरस्पॉन्डिंग है ग्रे, और ये जो 4 है इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा येलो। सिमिलरली 150 हमको लिखूंगा 2 डिजिट, बाकी सब 10 की पावर में, तो 15 इंटू 10 की पावर 1। तो ऐसे सिचुएशन में 1 के कोरस्पॉन्डिंग ब्राउन, 5 के कोरस्पॉन्डिंग ग्रीन, और इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग फिर से ब्राउन, ब्राउन ग्रीन ब्राउन। 5.6 मेगा हमको जब लिखूंगा 56 मेगा में 10 की पावर 6 थी, पर इस पॉइंट के कारण रह गया 10 की पावर 5। तो अब जो कलर कोड बनेगा 5 से ग्रीन, 6 से ब्लू, और फिर वापस 5 आ गया तो ग्रीन। तो तुम देख रहे हो ऐसे काफ़ी आसानी से हम ये कलर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर जब ये 102 ओम आ गया तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आ रही है हमको, इस 2 को कैसे इंटरप्रेट करें, तो कैसे अकोमोडेट करें, क्योंकि तो 3rd डिजिट में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉमन सेंस लगाते हैं। वास्तव में 102 ओम का कोई रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग उसकी की नहीं जाती। जैसे अगर तुम बाजार में घड़ा खरीदने जाओ, मटका खरीदने जाओ, तो क्या हर साइज में मिलेगा मटका? छोटा होगा, मीडियम साइज और लार्ज साइज। बीच का अगर तुम्हें कोई साइज चाहिए तो नहीं मिलेगा, तुम्हें काम चलाना पड़ेगा बड़े वाले से या फिर मीडियम वाले से। सिमिलरली 102 ओम का रेजिस्टेंस बनाया ही नहीं जाता। जहाँ 102 ओम रेजिस्टेंस लगाना होता है वहाँ पर हम लगाते हैं 100 ओम, क्योंकि 100 ओम के साथ जो टॉलरेंस है मान लो ±5% भी है, तो इसका मतलब ये है कि 100 ओम का वेरिएशन होगा 95 ओम से लेकर 105 ओम तक। तो कवरेज मिल रही है हमको, 102 ओम के बीच आ रहा है। तो 102 ओम को हम इक्विवेलेंट लिख देते हैं 100 ओम, और 100 ओम लिखकर 100 ओम का कोड बना देते हैं 10 इंटू 10 की पावर 1। तो ये बनेगा ब्राउन, ब्लैक, देन अगेन ब्राउन। अच्छा, कुछ बच्चे हैं कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0 1 इंटू 10 की पावर 2, 100 को ऐसे लिखा 0 1 इंटू 10 की पावर 2। तो कोड क्या बन जाएगा? ब्लैक, ब्राउन, रेड, बनने को बन जाएगा। पर जैसा मैंने तुम्हें पहले भी लेक्चर में समझाया था, देयर इज ए कन्वेंशनल वे, देयर इज अनदर वे विच इज अनकन्वेंशनल। मुझे नाक खुजानी है, नाक खुजानी मैं ऐसे खुजा सकता हूँ, दिस इज कन्वेंशनल वे एंड दिस इज अनकन्वेंशनल। तो हम कन्वेंशनल वे को फॉलो करेंगे, एक्चुअल में ये कोडिंग नहीं मिलती जो अनकन्वेंशनल। तो कौन सी मिलती है? ये वाली, ऐसे लिखा जाता है। ये तो हो गई थ्योरी से रिलेटेड बात। अब मान लो प्रैक्टिकली तुम कोई गैजेट बनाना चाहते हो, क्लैप स्विच बनाना चाहते हो, फायर अलार्म, रेन अलार्म, वाटर लेवल इंडिकेटर, ये ऐसा ही कोई और बर्गर अलार्म जैसा तुम पिक्चर में देखते हो कि कहीं पर लाइट पड़ रही है, लाइट बीम जा रही है, लाइट बीम ऑब्स्ट्रक्ट होते ही सायरन बज जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि अलमारी को खोला, रोशनी पड़ी, सायरन बज गया। तो इस तरह के गैजेट बनाने के लिए तुम्हें या तो खुद सर्किट डिज़ाइन करना होगा, और अगर खुद डिज़ाइन नहीं कर सकते तो दूसरों के डिज़ाइन के सर्किट देखने होंगे। तो कहाँ मिलेंगे? तो जैसे कंप्यूटर के लिए बुक्स आती हैं, चिप, डिजिट वगैरह, वैसे सर्किट्स के लिए भी बुक्स आती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू मैगजीन आती है, विज्ञान प्रगति आती है हिंदी में, आविष्कार आती है, इनमें सर्किट आइडिया होते हैं। तो उन सर्किट आइडिया में जहाँ सर्किट बना होगा तो रेजिस्टेंस को ऐसे दिखाया जाएगा, एक डब्बा होगा, ये 2 कनेक्टर होंगे और डब्बे में वैल्यू लिखी होगी। सपोज डब्बे में लिखा हुआ है 5 and 6, दिस इज प्रैक्टिकल नोटेशन। तो अगर 5 and 6 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर का एड्रेस है कि 5 सेक्टर M गली और 6 नंबर का मकान। इसका मतलब है 5.6 मेगा ओम।
यानी प्रैक्टिकली 5.6 मेगा ओम को लिखने का तरीका क्या है? 5m6, m स्टैंड फॉर मेगा। अब मैं तुमसे बोलूँ 3K3 तो इसका क्या मतलब होगा? 3.3 किलो ओम, K स्टैंड फॉर किलो। तो अगर वो लेटर K या M बीच में लिख दिया है तो वहाँ लग जाएगा पॉइंट। और इसी तरह से R और E लेटर का इस्तेमाल हम करते हैं ओम दिखाने के लिए। अगर मैं लिखता हूँ 36R या मैं लिखता हूँ 36E, दोनों का मतलब सेम है, इन दोनों का मतलब है 36 ओम। ये प्रैक्टिकल नोटेशन है। 36E से दिखाते, 36R से दिखाते। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ 3R6, व्हाट डज इट मीन? 3R6 मीन्स 3.6 ओम। तो प्रैक्टिकल नोटेशन में हमें समझ में आना चाहिए, जिससे जब हम कोई सर्किट बनाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इज इट क्लियर? तो अगर तुम इतना जानते हो कलर कोडिंग के बारे में, देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। कोई भी सवाल और लाइफ में आगे जब भी जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट बनाने की, तुम इसको फॉलो करोगे। इसके बाद सुपर कंडक्टर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, सुपर कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टिविटी। इसमें सिंबल लगा दोगे स्टार विथ बॉक्स, मतलब सिलेबस में नहीं आता। सिलेबस में नहीं है पर इस पे क्वेश्चन आते हैं। जेईई एडवांस में 2010 में पैराग्राफ बनाकर क्वेश्चन दिया गया है। बोर्ड में पहले सिलेबस में था, जब सिलेबस में था तब इस पे क्वेश्चन आते थे, वो डिस्कस करेंगे। तो तुम सुपर कंडक्टर्स को ऐसे समझ सकते हो कि जो कंडक्टर है, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो उसका रेजिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ता है। अल्फा पॉजिटिव है जिसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कम करेंगे तो कम होगा, टेम्परेचर और कम करो और कम होगा, कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि रेजिस्टेंस लूज कर देगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा? सुपर कंडक्टर। क्या सिमिलरली सेमीकंडक्टर के साथ हो सकता है कि सेमीकंडक्टर में हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टिविटी घटती है। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर तुम बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो रेजिस्टेंस घटते घटते जीरो हो सकता है क्या? तो जवाब है नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेमीकंडक्टर जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं हाई टेम्परेचर पर, इसका बिहेवियर कंडक्टर जैसा हो जाता है। और जब इसका बिहेवियर कंडक्टर जैसा हो जाएगा तो फर्दर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होने के बजाय कंडक्टर की तरह बढ़ना शुरू कर देगा। तो सेमीकंडक्टर से हम सुपर कंडक्टर नहीं बना सकते, हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर से। तो ये एक्सपेरिमेंट किया प्रोफेसर कैमरलिन ओन्स और उनके सहयोगियों ने कुछ मेटल्स पर। तो तुम्हें इसमें लिखना है प्रोफेसर कैमरलिन, KAMMERLINGHONNES, कैमरलिन ओन्स, प्रोफेसर कैमरलिन ओन्स एंड हिज कोवर्कर्स, उनके जो सहयोगी थे, his co-workers found that, इन्होंने पता लगाया, found that when temperature of certain metals, when temperature of certain metals is decreased below a certain critical value, is decreased below a certain critical value, ऐसी कोई भी वैल्यू जहाँ पे कोई ड्रास्टिक चेंज आना होता है तो उसको हम बोल देते हैं क्रिटिकल वैल्यू। डिक्रीज बिलो ए सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू का मतलब they loses their resistance, then they loses their resistance, and thus become superconductor, loses their resistance and thus become superconductor. This phenomena is called superconductivity. This phenomena is called
सुपर कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल तैयार करना है हमको। मर्करी हाइड्रोजन Hg becomes superconductor when cooled below 4.2 Kelvin। लिखोगे Hg becomes superconductor when cooled below 4.2 Kelvin। इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर है 4.2 Kelvin। 4.2 Kelvin तक ठंडा करोगे मर्करी को, सुपरकंडक्टर बन जाएगा। इस पे जो क्वेश्चन आया था बोर्ड में वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। तुम्हें एक ग्राफ दिया गया था, ग्राफ था रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, और वो ग्राफ कुछ ऐसा था कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कम करने पर घटी घटी घटी, फिर घटते घटते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर एकदम से जीरो हो गई। और ये जो पर्टिकुलर टेम्परेचर था ये था 4.2 केल्विन। तो तुमसे सवाल पूछा गया कि बताओ ये ग्राफ देखकर ये ग्राफ कौन सा फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है। तो तुम्हें जवाब देना था, क्योंकि इसमें रेजिस्टिविटी घटकर जीरो हो रही है तो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है सुपर कंडक्टिविटी। फिर दूसरा सवाल इसमें पूछा गया कि किस सब्सटेंस के लिए ये ग्राफ है। तो तुम्हें जवाब देना था क्योंकि मर्करी का डेटा मैच हो रहा है तो दिस ग्राफ इज फॉर मर्करी। इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस को उन्होंने ढूंढा, उसकी डिटेल मैंने DRS में लगाई है, बाहर DRS लगाई है, DRS 5 प्रैक्टिस शीट 1, जिसके सॉल्यूशन लैब के दरवाजे पे लगा दिए, वहाँ तुम देख सकते हो। तो ये ऐसा है। फिर स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखोगे, या स्टार मार्क करके स्टेटमेंट मत लिखो, पहले एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशंस, अगर तुम्हें सुपर कंडक्टर मिल जाए तो तुम क्या करोगे, क्या इस्तेमाल पसंद करोगे। मुझे मिल जाए सुपर कंडक्टिंग केबल्स। अभी प्रैक्टिकल लिमिटेशन ये है कि सुपर कंडक्टिविटी अगर हम अटेन कर रहे हैं तो टेम्परेचर बहुत कम चाहिए। रूम टेम्परेचर पर हम सस्ते सुपर कंडक्टर अभी तक नहीं बना पाए हैं। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट चालू है, ऐसी कोशिश की जा रही है। तो अगर मान लो मुझे रूम टेम्परेचर पे सस्ता सुपर कंडक्टर मिल जाए तो मैं सबसे पहले तो अपने घर के सारे तार बदल दूंगा, क्योंकि उन वायर्स में जूल हीटिंग, हीट लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है। अगर पूरे देश का डेटा उठाकर देखें तो हमारे देश में जितनी बिजली बनती है उसका 33%, ये सरकारी डेटा है, इससे भी ज़्यादा लॉस होता है, 33% ट्रांसमिशन लॉसेज है। तो ट्रांसमिशन लॉसेज किसके कारण है, I2RT रेजिस्टेंस के कारण है। तो अगर सुपर कंडक्टर मिल जाएगा, रेजिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा तो वो लॉस खत्म हो जाएगा। 33% अगर लॉस कम हो गया तो पावर क्राइसिस ही खत्म हो जाएगा हमारे देश। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स। एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट हीट लॉस, गर्मी में बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो पे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हीट लॉस ज़्यादा हो। फर्स्ट एप्लीकेशन लिखोगे, वी कैन यूज सुपर कंडक्टिंग केबल्स एंड वायर्स। वी कैन यूज superconducting cables and wires for power transmission, without energy loss, for power transmission without energy loss। हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। अभी तो हमें क्या करना पड़ता है, गीजर के लिए मोटा तार लगाना पड़ता है, एसी के लिए मोटा तार लगाना पड़ता है, जिससे उसका रेजिस्टेंस कम मिले। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाकर हम रेजिस्टेंस घटाते हैं। मान लो सुपर कंडक्टर है मेरे पास, तो मुझे मोटे तार की लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहे, जब हमें ज़रूरत है एक्सटेंशन खींचने की, तो बाल के बराबर सुपर कंडक्टिंग वायर इतना पतला तार लेकर दीवार पर हम सेलो टेप से चिपकाते चिपकाते वहाँ तक ले जा सकते हैं जहाँ पर भी हमको सप्लाई चाहिए। तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। कितनी भी करंट खींच लो, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है, पतले से तार से तुम लार्ज करंट ड्रॉ कर सकते हो। ये एडवांटेज। दूसरा, क्योंकि सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस जीरो हो गया
तो जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उसमें सिग्नल ट्रांसमिशन में हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई अवरोध नहीं आए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तो सेकेंड पॉइंट लिखोगे, इन मेकिंग अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर स्विचेस, इन मेकिंग अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर स्विचेस, सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर स्विचेस। और क्या इस्तेमाल हो सकता है? तुम पढ़ते हो कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, अलग अलग ये इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। केमिकल इफेक्ट भी होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो करंट को अगर तुम बढ़ाते जाओगे तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ता जाएगा। और अगर हमें सुपर कंडक्टिंग कॉइल मिल रही है, सुपर कंडक्टर की सोलेनॉइड हमने बना ली जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइंड है, तो हम उस मैग्नेटिक फील्ड को इनडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो हम बना सकते हैं सुपर मैग्नेट्स जो बहुत लार्ज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं यूजिंग सुपर कंडक्टर्स। तो थर्ड एप्लीकेशन लिखोगे, यूजिंग सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स, यूजिंग सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स we can make super magnets, we can make super magnets which can produce very large magnetic field, which can produce very large magnetic field। अब जब हम फिजिक्स में लिखते हैं वेरी लार्ज वेरी स्मॉल, उसका कोई मतलब नहीं होता जब तक कि डेटा से सपोर्ट ना किया जाए। तो वेरी लार्ज कितना लार्ज ब्रैकेट में लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल है बी, ग्रेटर देन, मैग्नेटिक फील्ड को नापने की ऐसा यूनिट है टेस्ला, कैपिटल टी से दिखा दें। तो बी ग्रेटर देन 10 टेस्ला। सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करके हम 10 टेस्ला से भी ज़्यादा का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। अब तुम्हें ये आइडिया भी होना चाहिए होता कितना है, हाउ मच इज 10 टेस्ला। तो इसका अंदाजा ऐसे लगाने की कोशिश करो, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है एट प्रेजेंट, जिसकी प्रेजेंस में कंपास नीडल को रखने पर वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाती, तो उस पर कपल लगता है जो उसको घुमाकर अलाइन कर देता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कंपास नीडल को घुमा देता है वो किस ऑर्डर का है? इट इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इतना कमजोर मैग्नेटिक फील्ड और उसमें घूम जाता है। तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के कंपैरिजन में 10⁵ टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मैं तुम्हें फील कराता हूँ, महसूस कराता हूँ कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे समझो कि प्रेजेंटली ये पॉसिबल हो गया है कि किसी चीज़ को हाईली डायरेक्शनल बनाया जा सकता है। हाईली डायरेक्शनल बनाने का मतलब है, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक माइक है और मैं चाहता हूँ वो माइक वहाँ कोई दूर बैठा है, दो जने बात कर रहे हैं, केवल उनकी आवाज़ को पिक करे, आसपास की एक्स्ट्रा साउंड उसमें ना आए। तो ऐसे हाईली डायरेक्शनल माइक बन चुके हैं जो वहाँ से साउंड पिक कर लेंगे। कई पिक्चरों में तुम देखते हो, साइंस फिक्शन की मूवीज़ में भी वैसे भी। एक फिल्म आई है एनिमी ऑफ द स्टेट, उसमें ऐसे माइक का इस्तेमाल किया गया कि बहुत दूर से साउंड को पिक कर सकते। ऐसे ऐसे स्पीकर भी बन चुके हैं कि अगर वो स्पीकर तो यहाँ पर है पर उस आवाज़ हम किसको सुनाना चाहते हैं, सबको नहीं सुनाना चाहते, पर्टिकुलर उधर कहीं दो जने बैठे हैं या एक जना बैठा है उसको आवाज़ सुनाने खाली, तो आवाज़ सिर्फ उसके कान तक पहुँचेगी, आसपास वाले को पता भी नहीं चलेगा। हाईली डायरेक्शनल। तो ये पॉसिबिलिटी हो चुकी है, मतलब इसमें और भी आगे रिसर्च चल रहा है, ये पॉसिबल है। तो सिमिलरली मान लो हमारे पास ऐसा कुछ अरेंजमेंट है कि हम हाईली डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी एक पिक्चर तुमने देखी होगी एक्समेन सीरीज़ में, कि एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मैग्नेटो और वो सिर्फ सोच कर अपनी मैग्नेटिक पावर से लोहे की चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। तो मान लो हाईली डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड हम डेवलप कर पा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो। मैंने हाईली डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़ दिया लीवर सिस्टम को। लीवर की ताकत भी तुम जानते हो, लीवर शुरू की मशीन जो आदमी ने बनाई थी, लीवर में तुम देखते हो कि बड़े बड़े सब्बल जो होते हैं, लंबे सब्बल होते हैं, उससे एक कमज़ोर आदमी भी बड़ी सी चट्टान को खिसका लेता है, फलक्रम लगाकर खिसका लेता है, बहुत आसानी से हम खिसका सकते हैं। तो एक मैंने लीवर सिस्टम डिज़ाइन किया जिसमें आगे सोलेनॉइड लगाई और इस तरह का अरेंजमेंट बनाया कि वो हाईली डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सके। और मैंने सुपर कंडक्टिंग कॉइल का इस्तेमाल किया कि मैं करंट को इंडेफिनेटली बढ़ा सकता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंडेफिनेटली बढ़ सकता है। अब क्लास चल रही थी, एक बच्चा जो है पास वाले को परेशान कर रहा था
तो एक बार तो वार्निंग दी मैंने कि मान जाओ अभी उसको परेशान मत करो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, उसको भी पढ़ने दो। अब उसके बाद वो नहीं मानी। तो आजकल जो है बस एक बार वार्निंग का ज़माना है, एक से ज़्यादा बार वार्निंग पहले दिया करते थे 3 बार, आजकल नहीं देते। तो मैंने यहाँ पर उसको जो लीवर सिस्टम था उसमें मैग्नेट को एक्चुएट किया, हाईली डायरेक्शन मैग्नेटिक, फिर उसकी तरफ फेंका। उसने लोहे के बकल का एक बेल्ट पहना हुआ था। अब लीवर को मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा, मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज लीवर सिस्टम। थोड़ा सा लीवर को नीचे करूँगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हवा में आ जाए, और फिर मैं इसको घुमाऊँगा। उसको भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, मुझे भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। बियरिंग सिस्टम लगा रखा है घुमाने के लिए, घुमाया और फिर उसको डीएक्चुएट कर दूँगा क्लास से बाहर। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेट। तो इससे तुम्हें अंदाजा हुआ होगा कि 10 टेस्ला एक्चुअल में होता कितना। तो ये हमने सुपर कंडक्टर्स को पढ़ा, स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखोगे इसके बारे में। सुपर कंडक्टर्स आर आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सुपर कंडक्टर्स आर आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं कैसे होते हैं? आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। डायमैग्नेटिज्म के बारे में तुम केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे या पढ़ लिया होगा, फिजिक्स में आगे पढ़ोगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं। जहाँ पर इनको रख दिया जाए, जैसे बिस्मथ, मान लो ये ब्लॉक है जो बना हुआ है बिस्मथ का, बिस्मथ इज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार करवा दिया मैं तुम्हें, अगर तुम्हारी मेमोरी में रह जाता है बिस्मथ डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है, 1 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम। यहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ये बिस्मथ का ब्लॉक पड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे दूर हटकर जाएंगी, ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है। इसमें से होकर नहीं जाएगी, इससे दूर हटकर। और सुपर कंडक्टर तो क्या है? आइडियल डायमैग्नेटिक है। आइडियल डायमैग्नेटिक का मतलब जहाँ पर इसको रख दिया और वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से बाहर निकाल फेंकता है। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सपेल, इट एक्सपेल द मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर निकाल फेंकने के लिए भले इसको उस जगह से हटना पड़े या मैग्नेटिक फील्ड को हटाना पड़े, जो भी पॉसिबल है वो होता है। इस इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। एनसीईआरटी में आगे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर खोल के वहाँ तुम पढ़ सकते हो, मेसनर इफेक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और इस कंसेप्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं लेविटेशन में। लेविटेशन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को हवा में तैरा देना। और अगर हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसको बोलते हैं मैग्लेव, शॉर्ट में मैग्नेटिक लेविटेशन। तुमने देखा जादूगर लोग ह्यूमन बॉडी को हवा में तैरा देते हैं, बस एक साइड से तलवार की नोक लगी होती है या कोई पोल होता है, पोल पे सिर रखा होता है, बाकी बॉडी हवा में तैर रही होती है। तो एक्चुअल में वो लेविटेट कर रही होती है। तुम अगर जानना चाहते हो कैसे, तो लैब में एक हमने प्रोजेक्ट लगा रखा है, एक डेमो पीस लगा रखा है, एक पेंसिल हवा में लेविटेट कर रही है, एक मॉडल है, वो तुम देख सकते हो, बिल्कुल वैसे होता है। तो मैग्नेट्स की मदद ली जाती है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की भी मदद ले सकते हैं। तो लेविटेशन कोई नया नहीं है, लेविटेशन टेक्निक बहुत पुरानी है। सोमनाथ के मंदिर के बारे में प्रसिद्ध था कि वहाँ पे एक शिवलिंग जो हवा में तैरता है। जो खोजी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोगों को पहुँचे, उन्होंने बोला पंडित पुजारी से कि हमें जांच करने दो, पर उन्होंने जांच नहीं करने दी, बोले भगवान नाराज हो जाए। तो बाद में जब महमूद गजनवी ने आक्रमण करके वहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया, तो उस चमत्कार का राज वहाँ पे खुला कि वास्तव में वहाँ पर क्या था, ऊपर भी मैग्नेट था और नीचे भी मैग्नेट था और वो लेविटेट कर रहा था शिवलिंग। तो ये चमत्कार था। तो लेविटेशन बहुत पुराना है। अभी प्रेजेंटली हम क्या चाह रहे हैं, भारत में बुलेट ट्रेन लाना चाह रहे हैं। अब वो बुलेट ट्रेन कैसी ट्रेन है? जो पटरी पर नहीं चलती, पटरी से ऊपर तैरती हुई चलती। तो पटरी से ऊपर तैराने के लिए वही मैग्नेटिक लेविटेशन इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसका एक एनिमेशन लैब में है, तुम चाहो तो देख सकते हो, उससे कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉपर का ब्लॉक है। कॉपर भी डायमैग्नेटिक होता है, जितने भी नोबल मेटल्स हैं डायमैग्नेटिक होता है। डायमैग्नेटिक है पर आइडियल डायमैग्नेटिक नहीं है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो यहाँ नीचे मैग्नेट रखा हुआ, ये कॉपर का ब्लॉक, तो थोड़ा सा और रियलिस्टिक कर देते हैं। ये कॉपर की रॉड और ये मैग्नेट है। मैंने मैग्नेट के ऊपर कॉपर की रॉड को रखा, अभी mg के कारण ये इसी पर रेस्ट कर रही है, हालांकि वो रिपेल होना चाहती है वहाँ से क्योंकि डायमैग्नेटिक है, पर इतनी पावर नहीं है। अब मैंने इस पर लिक्विड नाइट्रोजन डाली,
जैसे लिक्विड नाइट्रोजन डालूंगा, लिक्विड नाइट्रोजन क्या होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, -33 माइनस उससे भी कम। तो लिक्विड नाइट्रोजन अगर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करने की कोशिश में खुद हवा में आ जाएगा, तो ये कॉपर की रॉड हवा में तैरने लगेगी। इस तरह से कोई चीज़ लेविटेट होती है। तो उस ट्रेन का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, चलती कैसे, लेविटेट तो कर जाएगी, चलेगी कैसे, तो चलाने के लिए पोल्स की पोजीशन में हम चेंज करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, एक बार इनिशियल थ्रस्ट मिल जाए उसको तो फिर वो चालू हो जाता है। तो तुम उसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो, सिंपल सा एग्जांपल कि एक धोबी के पास एक गधा था, वो जगह जगह अड़ जाता था। अब धोबी उसको चलाने के लिए नहीं चाहता था कि बार बार उसकी पिटाई करे, तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने उसकी काठी के साथ एक डंडा अटैच किया, लंबा सा प्रोजेक्शन उसके मुंह के ठीक सामने, और उस पर एक टोकरी लटका दी, टोकरी में रख दी घास। तो जब भी उसको चलाना चाहता था टोकरी में घास रख देता था, जब भी रोकना चाहता था घास हटा देता, क्योंकि वो जो घास रखी होगी तो गधा घास खाना चाहेगा, घास खाने के लिए आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा तो टोकरी और आगे बढ़ेगी, गधा कभी घास तक पहुंच नहीं पाएगा और घास के लालच में वो आगे चलता जाएगा। तो लगभग वो ट्रेन भी ऐसे चलती, पोल्स की पोजीशन इस तरह से आल्टर होता है। तो ये मैग्नेटिक लेविटेशन हुआ जिसमें तुमने सीखा सुपर कंडक्टर आर आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये आर्टिकल यहाँ पे खत्म, सुपर कंडक्टर्स। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ेंगे। एक लेक्चर तुम्हारा यहाँ पे खत्म, लेक्चर नंबर 22।